नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी कि एनआरआई, इनको म्यूचुअल फंड के पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन पर हाल ही में मिली टैक्स रिलीफ में एक फैसले से टैक्स पेयर्स विदेश जाने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन टैक्स ऑफिसर्स इस नियम के किसी भी मिसयूज होने पर भी इस चीज पर नजर बनाए हुए हैं। जरूरी नहीं कि आपके म्यूचुअल फंड मुनाफे पर टैक्स का बोझ पहाड़ जैसा हो। जरा सोचिए, अगर आप अपना ठिकाना किसी ऐसे देश में ले जाएं जहां टैक्स का साया भी हल्का हो तो क्या होगा। हाल ही में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT इसने एक दिलचस्प नज़ारा पेश किया। सिंगापुर के एक इन्वेस्टर ने यह साबित कर दिखाया कि इंडिया में बेची गई म्यूचुअल फंड इकाइयों से होने वाला कैपिटल गेन इंडिया में टैक्स के दायरे से बाहर है। यह फैसला उन अनिवासी भारतीय यानी कि NRI के लिए एक नई खिड़की खोलता है जो भारत के म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इसने एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा कर दिया है, क्या कुछ ही खास टैक्स हेवन देशों में बसकर भारी टैक्स चुकाने से बचा जा सकता है। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलने से पहले सोचना जरूरी है ना। इसी से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम अर्न्ड इन इंडिया। एक अनिवासी भारतीय NRI के रूप में आप केवल इंडिया में अर्जित या उपार्जित आय पर ही इंडिया में टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसमें इंडिया में प्रदान की गई सेवाओं के लिए सैलरी, इंडिया में ही स्थित प्रॉपर्टी से इनकम जो कि हो सकती है किराया, रेंटल इनकम, इंडियन बैंकों में जमा पर ब्याज, NRI और FCNR खातों को छोड़कर और भारतीय कंपनियों से लाभांश शामिल है। भारत के बाहर अर्जित इनकम आमतौर पर इंडिया में टैक्स योग्य नहीं होती। मान लीजिए कि आप एक भारतीय नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन हैं, जो पिछले 5 सालों से US में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी 2024-25 में इनकम ये है, जो कि बहुत सारी इनकम हो सकती है, जिसमें से पहली आती है इंडिया में सिचुएटेड एक फ्लैट से रेंटल इनकम 5 लाख रुपए। सेकंड, इंडिया में शेयर मार्केट से 2 लाख का प्रॉफिट, आपके NRI अकाउंट पर इंटरेस्ट 50,000 रुपए का। चौथा, और US में जो आपकी सैलरी है वो इंडियन रुपीज में 40 लाख है। फिफ्थ आता है, इस सिचुएशन में इंडिया में आपकी टैक्सेबल इनकम वही होगी जो आपने इंडिया में कमाई है, क्योंकि ये सारी इनकम हो तो इंडिया में ही रही है, तो ये इंडिया में ही टैक्सेबल होंगी। अब बात आती है कि कानून क्या कहता है। सरहद पार के इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड पर कैपिटल गेन्स का टैक्सेशन एक पेचीदा मामला है। यदि इंडिया का उनके देश के साथ दोहरा कराधान बचाव समझौता यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA है तो टैक्स रिलीफ पॉसिबल है। कुछ संधियों के एज पर रेसिड्यूरी क्लॉज नॉन रियल एस्टेट और नॉन शेयर एसेट से प्रॉफिट पर सेलर के देशों में ही टैक्स लगेगा। हाल ही में एक सिंगापुर के टैक्स पेयर ने इंडियन म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट पर रिलीफ का दावा किया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि म्यूचुअल फंड की वैल्यू इंडियन प्रॉपर्टीज से आती है। अब ये मामला ट्रिब्यूनल में है, जो ये तय करेगा कि इन्वेस्टर को राहत मिलेगी या इंडिया में टैक्स लगेगा। ये शो करता है कि बॉर्डर पार इन्वेस्टमेंट में टैक्स रूल्स और संधियों को समझना कितना जरूरी है। ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया कि इंडियन म्यूचुअल फंड इकाइयां शेयर नहीं बल्कि ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती हैं, क्योंकि सिंगापुर कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं लगाता, इसीलिए इन्वेस्टर ने जीरो टैक्स का भुगतान किया। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कानून म्यूचुअल फंड को शेयर नहीं मानता, जिससे NRI को इस पर टैक्स छूट मिल सकती है, जिसके बारे में कई अनजान हैं और TDAS कटवा लेते हैं। NRI फ्लैट टैक्स रेट पर TDAS का पे ऑफ करते हैं, लेकिन पैन न देने पर हाई रेट लागू होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड करके एक्सेसिव टैक्स का रिफंड प्राप्त किया जा सकता है, अदरवाइज कोई वापसी नहीं होगी। नेक्स्ट और सेकंड पॉइंट है रेजिडेंशियल स्टेटस इज अ की। इंडिया में आपकी टैक्स देनदारी इनकम टैक्स एक्ट द्वारा डिफाइन आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करती है। NRI का स्टेटस डिटरमाइन करने के क्राइटेरियाज में एक फाइनेंशियल ईयर और उससे पिछले सालों के दौरान इंडिया में आपके रहने के दिनों की संख्या शामिल है।
अपनी टैक्स देनदारियों को सही ढंग से डिटरमाइन करने के लिए इन नियमों को समझना जरूरी है, जो कि है, मान लीजिए कि दो इंसान हैं, लेट से आकाश और विक्रम। दोनों इंडियन सिटीजन हैं जो विदेश में काम करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया में उनके रहने की ड्यूरेशन इस प्रकार है। आकाश फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 150 दिनों के लिए इंडिया आते हैं। पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में उनकी इंडिया में रहने की एवरेज ड्यूरेशन हर साल 100 दिन की थी। वहीं विक्रम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 200 दिनों के लिए इंडिया आते हैं। पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में उनकी इंडिया में रहने की एवरेज ड्यूरेशन हर साल 120 दिन की थी। अब इनकम टैक्स एक्ट के नियम के अकॉर्डिंग उनकी रेजिडेंशियल स्टेटस का डिटरमाइन करते हैं। एक व्यक्ति को फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का निवासी माना जाता है अगर वो इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा रहा हो। दूसरा, फाइनेंशियल ईयर इंडिया में 60 दिन या उससे ज्यादा रहा हो और पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में कुल मिलाकर 365 दिन या उससे ज्यादा रहा हो। हालांकि कुछ कंडीशंस में इंडियन सिटीजन्स जो जॉब करने के कारण विदेश जाते हैं तो उनकी 60 दिनों की लिमिट को बढ़ाकर 182 दिन कर दिया जाता है। अब हमारे एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। आकाश फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 182 दिन से कम 150 दिन रहे। जॉब के कारण विदेश में होने के कारण उन पर 60 दिन वाला नियम अप्लाई नहीं होगा, बल्कि 182 दिनों वाला नियम अप्लाई होगा। इसीलिए आकाश साल 2024-25 के लिए एनआरआई माने जाएंगे। वहीं विक्रम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 182 दिन से ज्यादा 200 दिन रहे हैं, इसीलिए वो इस शर्त को पूरा करते हैं और साल 2024-25 के लिए इंडिया के निवासी माने जाएंगे, भले ही वो विदेश में काम करते हों। अब सवाल आता है कि एनआरआई म्यूचुअल फंड कैपिटल गेन टैक्स रिलीफ के लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। पहला, आप सबसे पहले दूसरे देश के निवासी होने चाहिए। यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस जैसे डीटीएए वाले देश के। रेजिडुअल सेक्शन कुछ ही संधियों में है। अमेरिका, कनाडा, यूके जैसे देशों में वो राहत नहीं है। टैक्स प्रेजेंट कंट्री जो है उस देश में रहने के दिनों पर डिपेंड करता है। जैसे यूएई, सिंगापुर में 183 प्लस दिन की है। इन्वेस्टमेंट सेल करते टाइम दूसरे देश का निवासी होना जरूरी है। एनआरआई बनने पर केवाईसी अपडेट करें और फंड को एनआरओ से लिंक करें। रिडेम्पशन से पहले फंड हाउस को एनआरआई स्थित बताएं। टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट और फॉर्म 10F जमा करें। कुछ एएमसी ही ये सुविधा देती है। आपको फॉर्म 10AF ऑनलाइन भरना होगा। एनआरआई रिवर्सिबल एनआरई से पहले या नॉन रिपार्ट्रेबल एनआरओ से हर साल $1 मिलियन तक या इसके बेसिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेजिडेंट के रूप में किए गए नॉन रिपार्टेबल इन्वेस्टमेंट की बिक्री इनकम भी हर साल $1 मिलियन तक ही रिवर्टेड की जा सकती है। ये टैक्स रिलीफ नियमों का एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है जिसे समझना एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है, इट्स नॉट इजी। मतलब टैक्स बेनिफिट का फायदा उठाना आसान नहीं है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ लोग ट्रीटी बेनिफिट्स के लिए टैक्स फ्रेंडली देशों में रेजिडेंस बदलते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर वास्तविक एनआरआई को इस बेनिफिट का उपयोग करने की सलाह देते हैं। इंडिया में डेट फंड टैक्स इनएफिशिएंट है, लेकिन डिजर्विंग एनआरआई बिना टैक्स के कैपिटल गेन्स का मजा ले सकते हैं, जो एनआरआई फिक्स्ड डिपॉजिट का ऑप्शन हो सकता है। रेजिडेंस बदलने पर टैक्स सेविंग्स की कोशिश में दिक्कतें आ सकती हैं। टीआरसी प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। जैसे यूएई में अब पिछले प्रवास के लिए डीटीएए और आईटीएटी के अकॉर्डिंग फैसले के बावजूद टैक्स चोरी साबित होने पर एनआरआई का टैक्स रिलीफ विवादित हो सकता है। टैक्स ऑफिसर जीएआर लागू कर सकते हैं, विशेषकर 3 करोड़ से टैक्स बेनिफिट पर। यदि टैक्स बचाव का इरादा दिखता है, जैसे स्पेसिफिक दिनों के लिए आना जाना, तो क्लेम चुनौती दी जा सकती है। साथ ही साथ एनआरआई को साबित करना होगा कि विदेश जाने का वैध कारण क्या था, सिर्फ टैक्स बेनिफिट के कारण नहीं। टैक्स ऑफिसर्स की कड़ी निगरानी और देशों के बीच इंफॉर्मेशन के रेगुलर एक्सचेंज के कारण फाइनेंशियल एडवाइजर्स टैक्स गोल के लिए रेजिडेंस बदलने पर एग्री नहीं करते।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्स कभी भी इतने बड़े जीवन परिवर्तन का मुख्य कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून बदल सकते हैं। हेल्थ और फैमिली पर माइग्रेशन के इफेक्ट का असेसमेंट करना जरूरी है। रेजिडेंस में बदलाव सोच समझकर और टैक्स सेविंग से बड़े कारणों के लिए ही करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग अलग होती है। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है इनकम एवेन्यूज। टैक्स फ्री इनकम एवेन्यूज। एनआरआई के लिए कुछ ही टाइप्स की इनकम विशेष रूप से टैक्स फ्री है। नॉन रेजिडेंस एक्सटर्नल एनआरई और फॉरेन एक्सचेंज नॉन रेजिडेंस एफसीएनआर। इन अकाउंट्स पर बनाया हुआ इंटरेस्ट इंडिया में टैक्स फ्री है। इसके अलावा इंडियन कंपनी से बुक हुआ प्रॉफिट हाल ही तक टैक्स फ्री था, लेकिन अब ये TDAS टैक्स डिडक्टेड सोर्स के अंडर है। मान लीजिए कि श्वेता नाम की एक लड़की है और वो भारतीय नागरिक है जो पिछले 10 सालों से कनाडा में रह रही है, इसीलिए वो एक एनआरआई है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में उनकी सैलरीज कुछ इस प्रकार थी। पहली, उनके एनआरई अकाउंट पर इंटरेस्ट था 80,000 का। उनके एफसीएनआर अकाउंट पर इंटरेस्ट था 1,20,000 इंडियन रुपीस का, जो कि इंडिया में पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। तीसरा, किसी इंडियन कंपनी से मिला प्रॉफिट शेयर मार्केट की हेल्प से, वो था 30,000 रुपए, लेकिन अब ये टैक्स फ्री नहीं है। इस पर TDAS काटा जाएगा, जिसके रेट्स इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग होंगी। चौथा, कनाडा में उनकी सैलरी इंडियन रुपीज में 50 लाख थी, इसीलिए ये सैलरी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि इनकम इंडिया के बाहर कमाई गई है। नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट एंड डिडक्शन अपॉर्चुनिटीज। मान लीजिए कि आप इंडियन हो बट 10 साल से यूएस में रहते हो। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आपकी इंडिया में कुछ इनकम है, जैसे कि इंडिया में स्थित एक प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम, और साथ ही साथ आपने कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट और खर्च भी किए हैं, जिनके लिए आप इनकम टैक्स एक्ट के तहत कटौती का दावा करना चाहते हो। तो मान लो कि आपने अपनी माँ के लिए इंडिया में एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और उस पर 50,000 का प्रीमियम चुकाया है। सेक्शन 80C वो जीवन बीमा प्रीमियम, वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 वाला, बच्चों की ट्यूशन फीस 80,000, होम लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट 70,000 और ELSS में इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपए है, तो आप इन सब पर कटौती का दावा कर सकते हो। सेक्शन 80C के तहत कुछ कटौती की मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है, इसीलिए आप 50,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट और ELSS मिलाकर मैक्सिमम लिमिट तक 1,50,000 रुपए की कटौती का दावा कर सकते हो। नेक्स्ट और 6 पॉइंट है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA। अगर आपको इंडिया में प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आती है, तो इंडिया के इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग इस किराए की इनकम पर इंडिया में टैक्स लगना चाहिए। वहीं अमेरिका के इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग आपकी ग्लोबल इनकम, जिसमें इंडिया से प्राप्त किराया भी शामिल है, उस पर अमेरिका में भी टैक्स लग सकता है। इस सिचुएशन में इंडिया और अमेरिका के बीच हुआ दोहरा कराधान बचाव समझौता DTAA आपकी मदद कर सकता है। इस एग्रीमेंट में कुछ नियम और शर्तें दी गई होंगी जो ये तय करती हैं कि किस देश को इस इनकम पर टैक्स लगाने का अधिकार है, या फिर दोनों देशों में टैक्स कैसे वेल एडजस्ट किया जाएगा, ताकि आप पर 2 बार टैक्स का बोझ ना पड़े। इस एग्रीमेंट का बेनिफिट उठाने के लिए आपको अक्सर अपने रेजिडेंस कंट्री, इस मामले में जो कि USA है, उससे एक बार टैक्स निवास प्रमाण पत्र टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट TRC प्राप्त करना होगा। ये प्रमाण पत्र, ये सर्टिफिकेट ये साबित करता है कि आप वास्तव में उस देश के निवासी हो, रेजिडेंस हो। TRC और DTAA के प्रोविजंस को समझकर आप इंडिया में अपनी टैक्स देनदारी को पोटेंशियल रूप से कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए DTAA के तहत ये नियम हो सकता है कि इंडिया में किराए की इनकम पर एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही टैक्स लगेगा, या फिर इंडिया में चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट आपको अमेरिका में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।